Once again, welcome to the online class of philosophy. Today, the topic of my lecture series is the theory of Darwin's biological evolution, lecture 2. इस पाठ में आज हम डार्विन ने जो विकास प्रक्रिया की भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है उसकी विशद चर्चा करेंगे। विकास प्रक्रिया की भिन्न अवस्थाएं। विकास प्रक्रिया की वास्तविकता को कई वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मानते हुए डार्विन ने इसकी व्याख्या दी है। जीवों एवं जातियों के क्रमिक विकास के पीछे कौन से कारण है, इसकी विवेचना डार्विन करते हैं। विकास प्रक्रिया को डार्विन ने प्रकृतिवादी माना है, अतः कुछ प्राकृतिक नियमों से ही यह चालित है। डार्विन ने संपूर्ण विकास प्रक्रिया की 4 मुख्य स्थितियों या यूँ कहें कि 4 कारणभूत नियमों की चर्चा की है। ये नियम है: पहला, जीवन संग्राम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दूसरा, योग्यतम की जीवन रक्षा या प्राकृतिक निर्वाचन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा, शारीरिक परिवर्तन, वेरिएशंस। एवं चौथा, आनुवांशिकता, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। अब हम एक एक कर इनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जीवन संग्राम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। विकास प्रक्रिया की इस स्थिति में प्रकृति में स्थित जीवों में सतत संघर्ष चलता रहता है। प्रत्येक जीव में अपनी जीवन रक्षा की सहज प्रवृत्ति निहित है, इसलिए पग पग पर वे इसके निमित्त चेष्टा में लीन है। चुपचाप अपने में सिमटे रहने से जीवन की रक्षा नहीं संभव है, अतः वे संघर्ष में जुटे रहते हैं। जीवन रक्षा के लिए संघर्ष का भी कारण है। मुख्य कारण यह है कि जीवों को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे भोजन, रहने का स्थान इत्यादि, पर्याप्त नहीं है। सबों को कम से कम ये चीज़ें अवश्य चाहिए, अतः इनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि प्रकृति में ये चीज़ें हैं तो संघर्ष क्यों? डार्विन के अनुसार जीवों की मांग के अनुपात में भोजन एवं आवास पर्याप्त नहीं है। जिस अनुपात में जीवों की संख्या बढ़ती है, उस अनुपात में इन चीज़ों की वृद्धि नहीं होती। इस संबंध में डार्विन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार प्राणियों की संख्या गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी 1 2 4 8 16 के रूप में बढ़ती है, जबकि खाने पीने के साधनों में गाणितिक अनुपात अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी 1 2 3 4 5 के रूप में बढ़ती है। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं
कि पहले प्रकार की वृद्धि दूसरे की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। अतः प्राणियों के लिए खाद्य सामग्री बहुत ही कम पड़ती है, जिसके कारण उनमें आपस में संग्राम होता है, यानी छीना झपटी होती है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्हें यह संघर्ष करना ही है। आवास के लिए भी यही बात लागू होती है। यह संघर्ष एक ही जाति के प्राणियों के बीच, दो जातियों के प्राणियों के बीच या प्राणियों एवं वातावरण के बीच हो सकता है। यह संघर्ष तब तीव्र होता है जब एक ही जाति के प्राणियों के बीच होता है, क्योंकि उनको खाने एवं रहने के लिए एक ही प्रकार का सामान चाहिए, जो जीवों के लिए बिल्कुल लिमिटेड है। हम यह भी जान ले कि डार्विन ने अंध रूप से माल्थस के सिद्धांत को नहीं माना था, बल्कि स्वयं अनुसंधान करने के बाद ग्रहण किया। एक उदाहरण उन्होंने हाथी का लिया, जो संतानोत्पत्ति में अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत पीछे है, फिर भी 30 से 90 वर्ष की आयु में 6 बच्चे पैदा करता है। जोड़ने से 640 से 650 वर्ष की अवधि में एक जोड़े से 190 लाख हाथियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन ने वनस्पति जगत में भी कुछ उदाहरणों में इस वृद्धि को पाया। कॉर्डून, टॉल थीसल इत्यादि कम ही समय में मीलों तक फैल गए थे। अतः डार्विन के अनुसार इनमें से कुछ का नष्ट होना जरूरी है, जो जीवन संग्राम के माध्यम से ही संभव है। दूसरा, प्राकृतिक निर्वाचन या योग्यतम की रक्षा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक निर्वाचन या योग्यतम की रक्षा। पहले हमने देखा कि प्रत्येक प्राणी में जीव की रक्षा के लिए सहज प्रवृत्ति वर्तमान है एवं उनकी संख्या के अनुपात में खाद्य सामग्री एवं रहने का स्थान नहीं रहता। अतः सदा लड़ाई छिड़ी रहती है। स्वभावतः संग्राम के परिणाम स्वरूप वही प्राणी विजय होता है जिसमें पर्याप्त योग्यता है। चूँकि यह संग्राम जीवन रक्षा के लिए है, अतः विजयी होने का अर्थ है उस प्राणी की जीवन रक्षा, यानी उसका अस्तित्व कायम रहना। शेष प्राणियों का विनाश होता है, यानी जीवन रक्षा के संग्राम में वे पराजित होते हैं, हार जाते हैं। पराजित होने का कारण योग्यता का अभाव है, जिसके फलस्वरूप उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उस प्रजाति का विनाश हो जाता है। डार्विन के अनुसार योग्यतम फिटेस्ट का अर्थ यहाँ सख्ततम नहीं है। शारीरिक रूप से बलवान होने की आवश्यकता प्राणी को नहीं है। हाथी शारीरिक रूप से बहुत ही बलवान है, परंतु प्रत्येक वातावरण में वह योग्यतम साबित नहीं होगा। पानी में मछली जो शरीर से कमज़ोर है, फिर भी योग्य साबित होगी। अतः योग्यतम का अर्थ है
वातावरण के अनुकूल बनने में अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक क्षमता रखना। जो ऐसे नहीं हैं वे विनष्ट हो जाते हैं, यानी उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य से अधिक शक्तिशाली प्राणी भी जो वातावरण के अनुकूल नहीं थे नष्ट हो गए एवं मनुष्य विजयी रहा। योग्यतम जीव योनियां ही कायम रहती है एवं विकसित होती है। उदाहरण स्वरूप डार्विन भेड़िए की बात करते हैं, जो कि मान ले कि कमज़ोर जीवों का शिकार करके अपने जीवन को कायम रखते हैं। हो सकता है किसी कारण वहाँ किसी समय तेज दौड़ने वाले जानवरों का अधिकार हो जाए, जैसे हिरन, खरहे इत्यादि। इस वातावरण के अनुकूल वे ही भेड़िए विजयी होंगे जो तेज दौड़ते हैं एवं योग्यतम सिद्ध होंगे। शिथिल भेड़िए संग्राम में हार जाएंगे, अतः उनका विनाश होगा। इसी योग्यतम की रक्षा को डार्विन दूसरे शब्दों में प्राकृतिक निर्वाचन नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। प्रकृति योग्य को चुनकर अयोग्य को छांट देती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति सभी प्राणियों को आपस में संघर्षरत कर योग्यतम का चुनाव करती है। उनको कायम रखते हुए नई योनियों को भी उत्पन्न करने में मदद करती है। मानव भी इस तरह का चुनाव करता है। उपयोगी जानवर, पेड़ पौधे, फल फूल आदि को वह चुन लेता है। अंतर यही है कि प्राकृतिक निर्वाचन अचेतन ढंग से होता है, जबकि मनुष्य का चुनाव चेतनता के साथ होता है। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप योग्यतम का जीवन कायम रहता है। साथ ही संतान भी पैदा करने का सौभाग्य उन्हें मिलता है। इस संतान को उत्पन्न करने के लिए भी संघर्ष होता है। ज़्यादातर यह संघर्ष नर पशुओं में मादा के लिए होता है एवं इसमें भी योग्यतम की विजय होती है एवं जिससे संतान उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। पराजित को यह सौभाग्य नहीं मिलता। इस प्रकार प्राकृतिक एवं दाम्पत्य निर्वाचन के द्वारा प्राणियों का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। तीसरा, शारीरिक परिवर्तन। वेरिएशंस। हमने देखा कि जीवन संघर्ष में योग्यतम प्राणी की रक्षा होती है एवं शेष का विनाश होता है। योग्यता का मापदंड वातावरण के अनुकूल बनने की क्षमता है। स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि क्यों कुछ प्राणियों में यह क्षमता है कि वातावरण के साथ अधिक उपयुक्त रूप से वे अपने को अभियोजित एडजस्ट करने में विजयी होते हैं एवं अन्य ऐसा नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान डार्विन शारीरिक परिवर्तन के नियम लॉ ऑफ वेरिएशंस के द्वारा करते हैं। प्राणी के शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो वातावरण के प्रभाव इत्यादि से उत्पन्न होते रहते हैं।
इनमें कुछ परिवर्तन उपयोगी हैं एवं कुछ अनुपयोगी। जो परिवर्तन प्राणी को वातावरण से अभियोजित करने में सहायक है वे उपयोगी हैं एवं जो ऐसे नहीं हैं वे अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी परिवर्तनों से प्राणी असफल होता है एवं विनष्ट भी हो जाता है। परिवर्तन के कारण हैं, हमें उनका पूर्ण ज्ञान नहीं, इसी कारण पहले उन्होंने इन्हें आकस्मिक परिवर्तन चांस वेरिएशन कहा था, जिसका सही अर्थ उनके लिए अकारण नहीं है। इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, फिर भी डार्विन ने कुछ कारणों का पता किया था जो इस प्रकार है। पहला, सामूहिक विकास का नियम, द लॉ ऑफ कोरिलेटेड ग्रोथ। इस नियम के अनुसार प्राणी के शरीर के किसी भी हिस्से में अगर परिवर्तन हो तो अन्य हिस्सों में भी परिवर्तन होता है। दूसरा, क्षतिपूर्ति का नियम, द लॉ ऑफ कंपेंसेशन। इसका मतलब है कि शरीर के किसी हिस्से में अतिवृद्धि हो तो दूसरे हिस्सों में क्षति होती है। जैसे जो गाय अधिक दूध देती है उसका शरीर कमज़ोर रहता है। तीसरा, अंगों के उपयोग और अनुपयोग का नियम, द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसके अनुसार शरीर के जिस अंग का अधिक उपयोग होता है वह उतना ही विकसित होता है और जिसका उपयोग नहीं होता है वह उतना विकसित नहीं होता। जो व्यक्ति दाहिने हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह बाएं हाथ से ज़्यादा भारी होता है। चौथा, वातावरण का प्रभाव, एक्शन ऑफ द सराउंडिंग कंडीशंस। यानी जीवों में परिवर्तन के कारण वातावरण के तत्वों जैसे भोजन, स्थान, जलवायु, तापमान इत्यादि के प्रभाव के कारण भी होते हैं। पांचवा, किसी जाति के प्राणियों के विशिष्ट गुणों में सामान्य गुणों की अपेक्षा ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। छठा, जीवों में कुछ परिवर्तन जीव कोशों के अंतर्गत परिवर्तन के कारण होते हैं। ये परिवर्तन वंशगत, हेरिडिटरी एवं अर्जित, एक्वायर्ड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वंशगत परिवर्तन अनिश्चित है जबकि अर्जित निश्चित होते हैं। साथ ही वंशगत परिवर्तन अचानक एवं क्रमिक दोनों प्रकार के होते हैं। अचानक परिवर्तन एकाएक प्राणी में बहुत बड़ा फर्क लाता है, परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कम ही होता है। अधिकांश परिवर्तन क्रमिक होते हैं एवं कई पीढ़ियों में जमा होते होते एक बड़ा परिवर्तन पैदा करते हैं, जिससे एक नए अंग या नई योनि का निर्माण होता है। ये ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जिन्हें डार्विन वैयक्तिक परिवर्तन, इंडिविजुअल वेरिएशन कहते हैं। अब हम विकास क्रम के चौथे कारण
आनुवांशिकता, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। यह नियम डार्विन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर नवीन योनियों का निर्माण होगा। हमने अभी अभी देखा कि क्रमिक वंशगत परिवर्तन संचित होते होते एक नवीन अंग या योनि को जन्म देते हैं। परिवर्तन का संचयीकरण आनुवांशिकता नियम के कारण ही होता है। जैसे एक उदाहरण ले, आँख की उत्पत्ति का। अगर किसी पीढ़ी में कुछ उपयोगी परिवर्तन हो, A, B, C, D, ये उसकी संतानों में संक्रमित होंगे। फिर उस पीढ़ी में वातावरण के प्रभाव से कुछ परिवर्तन होंगे। अतः ये दोनों संयुक्त होकर अगली पीढ़ी में संक्रांत होंगे। इस प्रकार अनेक पीढ़ियों तक संक्रांत होते होते परिवर्तनों का संघात आँख का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अनुपयोगी परिवर्तन प्राणी को योग्य नहीं बनाता, तो उसका धीरे धीरे लोप हो जाता है। इस प्रकार डार्विन ने उपर्युक्त 4 कारणों के आधार पर विकास प्रक्रिया की व्याख्या की। इसका काफ़ी प्रभाव लोगों पर पड़ा। फिर भी इनका विरोध भी हुआ, विशेषकर धार्मिक विचारकों के द्वारा। इसकी चर्चा हम लेक्चर 3 में करेंगे। धन्यवाद।